बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। एशिया कप 2025 सितंबर में होना है और पहले इंडिया में ये टूर्नामेंट मुनक्किद होना था और अब फैसला हो गया है कि दुबई में जो है इस टूर्नामेंट का इनेकाद होगा। साथ साथ है क्योंकि बहुत सी चीज़ें अब क्रिकेट के हवाले से हो रही हैं तो बहुत से नए कानून भी क्रिकेट के अंदर आते दिखाई दे रहे हैं। जहाँ कानून नए आ रहे हैं वहाँ थोड़ी तरमीम हो रही है और जिसके बायस थोड़ी सी जो है हमने देखा कि टेस्ट मैचेस में भी जो है ना जो फैसले एम्पायर्स की जानिब से वो थोड़ा सा नेगेटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर कई आवाज़ें भी उठ रही हैं, इस पर भी आज हम अपने शो में बात करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान रेड बॉल के लिए जो है अजहर महमूद को, जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हैं, उन्हें जो है अब हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया है पाकिस्तान रेड बॉल टीम का और ये फ़राइज़ अंजाम देते अब दिखाई देंगे। साथ साथ एशियन नेटबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान गर्ल्स की कारकर्दगी बड़ी ज़बरदस्त जारी है। पाकिस्तान टीम ने अपने चौथे मैच में जापान को भी शिकस्त दे दी है। तो बहुत सी चीज़ें आज अपने शो के अंदर बात करनी है, हॉकी के हवाले से बात करनी है क्योंकि बहुत सी चीज़ें अब हॉकी में हो रही हैं। कुछ बेहतरी पाकिस्तान हॉकी टीम दिखा रही है तो बहुत से ऐसे फैसले हो रहे हैं जिससे शायद खिलाड़ियों का जो है ऐसा लगता है कि दिल टूटता जा रहा है। सब सूरताल पे बात रहेगी और हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जावेद साहब, सबसे पहले आगाज़ करेंगे हम इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से और इस वक्त अजहर महमूद को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया है। क्या कहेंगे इस फैसले को, आप कहाँ तक बेहतर समझते हैं? क्योंकि बहुत सी खबरें आ रही थी कि हमारे पास है रेड बॉल के लिए सरफराज का नाम आ रहा था, मिसबाहुल हक का नाम आ रहा था, लेकिन अब ये चीज़ें नहीं है। अजहर महमूद को इस वक्त हेड कोच मुकर्रर किया, क्या ये फैसला बेहतर है? बहुत शुक्रिया मोइन भाई। देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो ये फैसले का ऐलान किया गया कि अजहर महमूद जो है रेड बॉल के कोच होंगे, और मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अचानक जो ये तब्दीलियाँ हो रही, जैसे चंद दिन पहले तक हम यही सोच रहे थे कि हमारे साबिक कप्तान जो है सरफराज अहमद है, उन्हें रेड बॉल की जिम्मेदारी दी जाएगी या मिसबाहुल हक को। अब ये बिल्कुल एक नई खबर आ गई है कि अजहर महमूद को जो है रेड बॉल की कोचिंग के फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए पाकिस्तान टीम का जो है कोच लगा दिया गया। देखें, ये फ़ैसला मैं देख रहा हूँ कि बहुत जल्दबाजी में कर लिया गया। देखें, अजहर महमूद को इससे पहले कोई भी तजर्बा नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग का या किसी भी सतह पे कोचिंग अब तक जो है अजहर महमूद के नाम के साथ कहीं भी मुंसलिक नहीं हुई। लेकिन अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फ़ैसला किया है, ज़ाहिर है इसमें अजहर महमूद की भी मशावरत शामिल होगी और तमाम जो सीनियर्स प्लेयर हैं, जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान हैं, उनकी भी मशावरत शामिल होगी। तो यही वजह है कि उनको जो है अपॉइंट कर दिया गया इस ओहदे के लिए। इससे पहले भी आपको पता है कि हमारे दो कोच जो फॉरनर आए थे, उनसे भी पाकिस्तान टीम जो है तकरीबन नहीं संभल हुए। अब देखेंगे अजहर महमूद किस किस्म का रोल अदा कर सकते हैं इस टेस्ट टीम के साथ पाकिस्तान के, और इसी हवाले से अब बात करने के लिए हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर चुके हैं फर्स्ट क्लास इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं हमारे साथ अनवारुल हक साहब हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। अनवार साहब, हमेशा आप हमारे साथ रहते हैं और आज भी एक बड़ी खबर है अजहर महमूद के हवाले से, पाकिस्तान रेड बॉल क्रिकेट टीम का हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया है इन्हें। क्या आप समझते हैं माजी में भी हमारे पास जो फास्ट बॉलर्स है वो भी कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम देते रहे, लेकिन कुछ अरसे कबल अभी खबरें आ रही थी कि यहाँ पर मिसबाहुल हक, मोहम्मद यूसुफ या फिर सरफराज अहमद को पाकिस्तान जो टेस्ट टीम है उसका कोच मुकर्रर किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर अब जिम्मेदारी दे दी गई है अजहर महमूद को। देखिए, आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है, बहुत ही मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ये ज़रूर समझ में आएगा कि अजहर महमूद को नई जिम्मेदारी दे दी गई है। तो मैं समझता हूँ कोई गलत फैसला नहीं है, ठीक है। वो यहाँ के क्रिकेट को क्रिकेट कर और सारे उस माहौल को समझते हैं और जाहिर सी बात है उनका तजर्बा है। डेफिनेटली पाकिस्तान क्रिकेट के लोगों से उनकी एफिलिएशन भी बहुत है, जो काउंटी क्रिकेट वगैरह भी और बाहर भी बहुत क्रिकेट खेले हैं। तो मैं ये समझता हूँ कोई इतना गलत फैसला नहीं है। शर्त ये है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया मेरिट पे हो ताकि कि वो भी कुछ अपना उस कंट्रीब्यूशन डाल सकें। तो ये सिलेक्शन को या इस तकर्रुरी को मैं समझता हूँ कि कोई अच्छा इक़दाम है, ये हो सकता है पाकिस्तान के लिए बेहतरीन हो। लेकिन कुछ अरसे कबल बैटिंग कोच आप नहीं समझते हैं कि बेहतर होते हमारे लिए हेड कोच? यहाँ पर हमने एक फास्ट बॉलर को जो है इस वक्त ये जिम्मेदारी दी है। देखिए, बात है कि ये बैटिंग एक्चुअली ये बॉलिंग ऑलराउंडर थे, इनके पास बैटिंग का भी इनको साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ये 100 कर चुके हैं।
एक दफा नहीं 2 दफा कर चुके हैं, इनके अंदर बैटिंग एबिलिटीज भी है, और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने काउंटी क्रिकेट वगैरह इतनी खेली है तो इनको सेंस ऑफ क्रिकेट अच्छा है। मैं ये नहीं कहता कि इनको सेंस ऑफ क्रिकेट अच्छा नहीं, अच्छा है, बस होता ही है कि बातों का तो आपको टीम ऐसी मिलती है कि जो परफॉर्मेंस नहीं दे पाती तो वो सारा ब्लेम जो है ना वो कोच के ऊपर चला जाता है और हेड कोच के ऊपर चला जाता है। तो लिहाजा ये कि ये जब टीम बिल्डिंग और आप जब रिबिल्डिंग की तरफ जा रहे होते हो तो ये तमाम फेजेस आपको फेस करने पड़ते हैं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैं ये समझता हूँ क्योंकि आपके पास कोई ऐसी कोई चॉइस नहीं थी कि जो आप किसी को हायर करते, और हो सकता है इन्होंने किसी को किया हो, मगर इसके लिए आइडियल सिचुएशन और आइडियल जो थे वो यूनुस खान थे। अगर आप यूनुस खान को इस ओहदे पर लेके आते ना तो मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर इक़दाम होता। अनवारुल हक साहब है जो बोल्ड फैसले लेते हैं ना तो शायद यहाँ पर उनकी जगह बनती दिखाई नहीं देती है, और ये वो नाम आपने हमें बता दिया जो बोल्ड फैसले बड़े जल्दी ले लेते हैं, कुछ इस्तीफा भी दे देते हैं अपने ओहदे से। तो ऐसे को लाना बोर्ड के अंदर शायद बोर्ड वाले ज्यादा बेहतर नहीं समझते। बात ये तो पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, बोर्ड की कोई इजारादारी थोड़ी है, ये 25 करोड़ अवाम का पाकिस्तान है भाई। बोर्ड के अंदर कुछ लोग जो नौकरी कर रहे हैं वो बोर्ड के मुलाजिम हैं। आप ये देखें कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द नेशन और बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, आप ये देखें पाकिस्तान में उससे अच्छा प्लेयर कौन है, और इतना मसक है कि ऑनेस्ट आदमी, इतना डेडिकेटेड आदमी, अब आप उसको अगर रबर स्टैम्प की तरह, यस मैन की तरह उसको इस्तेमाल करें तो डेफिनेटली ना वो ये करेगा ना ही शाहिद आफरीदी करेगा। मैं ये समझता हूँ कि ये इस तरह के प्लेयर ना ही वो राशिद लतीफ़ करेगा। ये 3 नाम ऐसे हैं कि जो डिक्टेशन देते हैं, डिक्टेशन लेंगे कभी भी नहीं, तो बोर्ड ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की बदकिस्मती कह लें या कह लें कि ये अच्छा, इसी तजुर्बे से हमने देखा कि हमारे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान ने फायदा उठाया। इसी से जो हमारे लेजेंड, अगर मैं कह सकता हूँ T20 के बेस्ट बॉलर उमर गुल, वो तजुर्बे मुंतकिल कर रहे हैं अफगानिस्तान प्लेयर के अंदर। लेकिन बदकिस्मती वाली जो आपने बात की ना, हमारे पास टैलेंट भरमार है, हमारे पास कई तजुर्बाकार प्लेयर्स मौजूद हैं जो अपने नौजवान टैलेंट को जो है अपना हुनर सिखा सकते हैं। लेकिन शायद वही बात आपने जो कही ना, बदकिस्मती, शायद वो बदकिस्मती आड़े हाथ आ रही है सामने। असल में लाइकिंग डिसलाइकिंग, और मैंने आपको बताया एक माफिया है, एक ग्रुप है। पहले मैं कहता था ना और अभी भी कहता हूँ, एक ग्रुप है, वही जो है ना म्यूजिकल चेयर है, वही फिर के वही नाम आते हैं, फिर के वही नाम आते हैं, फिर कुछ दिनों बाद वकाल यूनुस आ जाएंगे, फिर कुछ दिनों बाद सकलान मुश्ताक आ जाएंगे, फिर कुछ दिनों के बाद मुश्ताक अहमद आ जाएंगे, फिर कुछ दिनों के बाद वकाल यूनुस। यार पाकिस्तान के अंदर ये 4 या 5 नाम के अलावा कोई और लोग भी हैं क्या? पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट जो है 40 साल की, 50 साल की, क्या यही प्लेयर रह गए या यही इनके आगे कोई पाकिस्तान को प्लेयर नहीं है क्या? तो इसका मकसद ये है कि ये वो चैनल है, ये एक किसी क्या कह सकते हैं ना, एक ग्रुप है जो अपनी अपनी वारियां लेते हैं, फिर उसके बाद दोबारा जाते हैं, फिर आते हैं, वो उसके बाद दूसरे वो ये आप देख लें पिछले 10 साल के अंदर यही लोग घूम फिर के आ रहे हैं और यही वापिस आने के लग जाते हैं। चले वापस आके लग जाते हैं। हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं जावेद इकबाल भट्टी, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जावेद साहब, एशिया कप अब पहले इंडिया में होना था और अब दुबई मुंतकिल कर दिया गया है, बेहतर फैसला है? जी मोहन भाई, ये एशिया क्रिकेट, आपको पता कि एशिया कप का पहले तो आपको पता है कि इनेकाद ही जो है वो ख़तरे में था, जैसे इंडिया की हरदर्मी की वजह से। लेकिन अब यूएई में जो इसका इनेकाद हो रहा है तो इंशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि और भी तमाम टीमें जो यूएई में खेलेंगी। आपको पता है इंडियन टीम जो है इसमें बिल्कुल हिस्सा लेगी। आपको पता है बहुत बड़ी रकम, 1 अरब 80 करोड़ तक का जो इसमें पैसा इन्वॉल्व है। तो जब इंडिया और पाकिस्तान की टीमें भी एशिया कप में हिस्सा लेंगी तो ये क्रिकेट बोर्ड का बहुत अच्छा फैसला है, एशियन क्रिकेट बोर्ड का, कि एशिया कप जो यूएई में करा दिया है तो तमाम टीमें जो है अपने मैच जो है वहाँ आराम से खेल सकती हैं। चलें इस पे मजीद और भी बात करेंगे, और अनवारुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अनवारुल हक साहब, मैं मजीद एशिया कप के हवाले से अगर हम बात करें, 3 ममालिक के अंदर अगर हम देखें तो इस पर बात चल रही थी कि दिनों में से कहीं पर भी ये एशिया कप मुनक्किद हो सकता है इंडिया के बाद। हकधर्मी एक दफ़ा फिर इंडिया के सामने नजर आई है एशिया कप में, क्या कहेंगे इस पे? देखिए बात है कि एक अच्छा फैसला अगर ये दुबई में हो रहा है तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छा फैसला है। देखिए इंडियंस जो है ना वो पूरी क्रिकेट को डोमिनेट कर रहे हैं। मैंने आपको पहले कहा ना, वो आईसीसी जो है ना वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है, आईसीसी जो ना इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, वो जो चाहते हैं वही होता है। और ये पिछले एशिया कप में भी और इससे पहले भी जो कुछ हुआ है उन्हीं की मर्जी के तहत हुआ है। तो बात यह कि इसका मकसद है कि पाकिस्तान मतलब क्रिकेट बोर्ड
ये मैं समझता हूँ कि इसमें ये जीत है कि ये मैच जो है ना ये दुबई में हो रहा है, तो ये एक अच्छा फैसला है। ये सारी टीम आएंगी और यहाँ पर खेलेंगी, एक अच्छा एटमॉस्फेयर होगा। फाइनेंशियली भी जो है ना जो पाकिस्तान जो हम समझ रहे थे लॉस होगा, उसमें इंशाल्लाह ताला पाकिस्तानियों को भी फायदा होगा और आईसीसी को भी फायदा होगा और एशियन को भी फायदा होगा। ये एक अच्छा फैसला है। चलें, एक अच्छा फैसला नज़र आ रहा है। थोड़े से लेजेंड के हवाले से बात कर लें। इस वक्त तमाम लेजेंड अमेरिका में मौजूद हैं और जहाँ पर अगर हम देखें तो बड़ी ज़बरदस्त लीग हो रही है और उसमें पाकिस्तान टीम की क़यादत है। जिस तरह आप कह रहे थे ना कि अभी यूनुस खान वहाँ क़यादत कर रहे हैं। तमाम ही फॉर्मर क्रिकेटर हमारे जो है लेजेंड वहाँ मौजूद हैं। क्या कहेंगे इस लीग इस मैच के हवाले से जहाँ पर इस टूर्नामेंट का इनेकाद हो रहा है? देखिए, बात है कि मैंने आपको एक दफा कहा था पिछले प्रोग्राम में या किसी प्रोग्राम में, मैंने कहा था अमेरिका अब क्रिकेट में जितनी तेजी से आगे की तरफ जा रहा है ना, वो ऐसा लगता है कि जिस तरह काउंटी क्रिकेट इंग्लैंड में कभी जैसे पूरी दुनिया में सुनते थे ना, काउंटी क्रिकेट होती थी, हर स्टेट की एक टीम होती थी, उसकी मुझे ऐसा फील होता है, ऐसा फील नजर आता है कि इंडियन, पाकिस्तानी, श्रीलंकन और वेस्ट इंडियंस वहाँ पे इतने ज्यादा हैं कि वहाँ क्रिकेट का फरोग बहुत तेजी से हो रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक खुशाइन बात है कि जो लोग भी यहाँ निगलेक्ट हैं या जिन लोगों को यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है, तो उनके लिए एक वो रास्ता खुला हुआ है कि वो वहाँ पे जाके और ऐसे कोच भी अगर आप है तो वहाँ पे अपने आप को अकोमोडेट कर सकते हैं। एज ए प्लेयर भी जाएंगे तो वो लड़का जो यहाँ पे नहीं है, कुछ लोग यहाँ से पाकिस्तान से हमारे जा चुके हैं और वो वहाँ की वो किसी भी सूरत में उस वहाँ की नेशनल टीम के अंदर अपनी जगह बना लेंगे और डेफिनेटली ये एक अच्छी बात है। ये अच्छा, बड़ी अच्छी बात आपने कही। लेकिन इसमें मैं आपसे एक ज़रूर सवाल पूछना चाहूँगा और एक ऐसा, बल्कि कराची के तो कई ऐसे फास्ट बॉलर हैं जिनके साथ मैं समझता बहुत सी ज़ातियाँ हूँ। उनमें एक ताबिश खान भी हैं, एक सोहेल खान भी मुझे नज़र आ रहा है जो तमाम फॉर्मेट की T20 की क्रिकेट खेल रहे हैं। इस वक्त भी वो अमेरिका में मौजूद हैं, T20 इस लेजेंड लीग में शिरकत कर रहा है। क्या कहेंगे इससे के हवाले से कि सोहेल खान को भी नज़रअंदाज किया गया है? सर, सोहेल खान ही वाज अ वेरी वेरी गुड बैट्समैन, बॉलर। वो एक तो बॉलर तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छे थे, मगर वो बैटिंग भी बहुत अच्छी करते थे। और ताबिश ने तो कम से कम 600-700 फर्स्ट क्लास जो है ना उसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आउट किया, जब जाके उसको टेस्ट मैच दिया। तो ये देखे ना, बात ये कि यहाँ पे दोहरा मेयार है। आप किसी को अभी काशिफ लड़का जिसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 10 भी आउट नहीं किए थे, उसने मुल्तान का टेस्ट आपने खिला दिया। तो यार ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान की टीम है, किसी के मामा चाचाओं की टीमें नहीं है कि जिसको दिल चाहे खिला दो। एक लड़का 500 आउट कर रहा है तो आप उसको टेस्ट मैच नहीं खिलाते। एक लड़का 5-6 आउट करता है, 10 आउट करता है, आप उसे टेस्ट मैच खिला देते हो। तो बात यह कि सोहेल खान तो बहुत टैलेंटेड था और उसके अंदर वो बैटिंग सलाहियत भी थी। और उसने अभी भी यहाँ पर जो भी नाजमाबाद में जो एक लीग हुई थी, वो इसका बेस्ट बॉलर बना था, बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना था। और जिस तरह से उसने मैच को टर्न कराया था, उसके अंदर एबिलिटी है। वो नेचुरल आउट स्विंगर बॉलर था, उसको भी विक्टिमाइज किया। मैं उसका नाम ले सकता हूँ कि जिसने उसको विक्टिमाइज किया, उसने कि जिसको खराब करने में सोहेल खान को खराब करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। चले, इस गुफ्तगू हम यहीं से कंटिन्यू भी करेंगे। अनवर उल हक साहब है, इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक। और जिस तरह हम बात कर रहे थे, इस वक्त पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के हवाले से कुछ अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं, शायद उनके साथ भी ज़्यादती हो रही है। कुछ लेजेंड थे जिनके साथ भी ज़्यादती होती रही। और हम कराची के 2 प्लेयर्स के हवाले से तो ज़रूर बात कर ली। एक तीसरा प्लेयर है जिसे एक और नज़रअंदाज किया गया। क्रिकेट जितनी खेलनी चाहिए थी, मैं समझता हूँ कि इतनी क्रिकेट उन्होंने नहीं खेली है। मोहम्मद शमी एक फास्ट बॉलर ऐसा निकल कर आया पाकिस्तान के लिए जो शायद ड्रॉप तो होता रहा लेकिन इंजरी के बाइस टीम से बाहर नहीं हुआ। कभी उसे इंजरी के बाइस टीम से बाहर नहीं होना पड़ा। और इसी हवाले से मैं जरूर अनवर उल हक साहब से मजीद बात करूंगा। 2 प्लेयर्स के हवाले से तो हमने काफी बातें की हैं इस वक्त अनवर उल हक साहब, लेकिन मोहम्मद शमी के साथ भी शायद कुछ जातियों का सिलसिला रहा है। मैं समझता हूँ कि he was one of the best bowler at that time। उसकी आउट स्विंगर इतनी अच्छी हुआ करती थी, नेचुरल आउट स्विंगर गेंद करता था वो। ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जिस तरह उसने गेंदें कराई हैं, बैट लग के उसके कैचेस छुटते रहे और वो इतना कामयाब नहीं हुआ, मगर वो खेला। मगर जितनी क्रिकेट खेल रहा है उससे ज्यादा उसके अंदर पोटेंशियल था।
मगर चूंकि उस जमाने में वसीम और वकार ऑन टॉप होते थे और फिर पीछे जो ना वो आपको पता है कि वो पीछे वालों को जगह कम मिलती थी, तो जाहिर सी बात है वो टॉप पे उस वक्त लिस्ट में थे, मगर ये उन किसी से कम नहीं था। इसी तरह मोहम्मद जाहिद जो 1-2 टेस्ट 3 टेस्ट खेला, वो भी पाकिस्तान का शब्बीर फास्ट बॉलर अच्छे निकल कर आए थे। शब्बीर के साथ भी मैं समझता हूँ कि उन्हें भी मौका नहीं मिला, उनको मौका मिला। फिर उसके बाद उनके ऊपर वो एक लेवल लगा दिया कि ये थोड़ा सा बट्टा करते हैं या कुछ करते हैं, उनको इस तरह क्रिकेट से बाहर कर दिया गया। तो क्योंकि कुछ लोगों की मनापुली थी, वो अपने उसी तहत अपने लोगों को आने नहीं देते थे, तो वही अपने एक वो ट्रायल उनका जो था पता गया, चलता चला गया। पीछे बहुत सारे लड़के जो हैं वो बेचारे इसी राह में बैठे। चलो, बहुत से खिलाड़ी ऐसी राह में आते रहे और राह में आते के साथ ही हम समझते हैं कि रुकावटें भी कुछ आई, और कुछ नए प्लेयर्स के हवाले से जरूर बात करूंगा। जाहिद के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा, राइट आर्म लेग स्पिनर एक अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान के पास राइट आर्म लेग स्पिनर अगर देखें तो यासिर के बाद उस्मान कादिर आए, लेकिन उसके बाद जाहिद महमूद हमारे को अच्छा एक लेग स्पिनर मिला, फिर शायद उस पर तवज्जो नहीं दी गई। इसी तरह फास्ट बॉलिंग के शोबे की अगर थोड़ी सी बात करूं तो शाहनवाज धानी को क्या वजूहत रही कि टीम के साथ ट्रैवल कराता किया गया लेकिन मैचेस से कम मिले, इस पर मैं जरूर अंसारुल हक साहब की राय लेना चाहूंगा। देखिए, बात ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक वक्त ऐसा था शाहनवाज धानी पाकिस्तान किसी भी वक्त खेलने के लिए तैयार रहता था, और उस वक्त उसके पास इतना पेस था, वो इतनी अच्छी गेंद कर रहा था, सब कुछ था, मगर ऑल ऑफ सडन एक मैच में उसको जब कोलंबो या कहाँ श्रीलंका के लिए भेजा गया, तो अगले 2 दिन के बाद उस मैच में भी उसको नहीं खिलाया। उसकी जगह जिस तरह अबरार को 2 सीरीज में, एशिया कप में और वो इंडिया में जो कप कौन सा हुआ था, उसमें दोनों सीरीज में अबरार टीम के साथ था और शादाब जो है ना बराबर मैच खेलते रहे, अबरार को कोई मैच नहीं खिलाया। मेरी बात एक कुछ समझ में नहीं आई, मैंने लोगों से पूछा भी क्या वो इंजर्ड है, अगर इंजर्ड है तो उसे पाकिस्तान भेज दें, इंजर्ड नहीं है तो उसको खिला क्यों नहीं रहे, क्योंकि वो जेन्युइन राइट आर्म लेग स्पिनर था और वो एक मिस्ट्री स्पिनर था। उसने 6 मैचों में 36 टेस्ट मैचों में आउट किए थे, उसके साथ भी उन्होंने 2 टूर उसको बाहर बेंच पे बैठा के खिलाया। अब वो खेलने लगे तो अब आपको आउट भी करके दे रहा है। सवाल ये पैदा हो, उनको आपने आज ये पिछले 10 साल से पाकिस्तान टीम के साथ, शादाब टीम के साथ अटके हुए हैं, लिहाजा कभी अंदर कभी बाहर, एक मैच में 20-25 रन कर देते हैं, 1-2 आउट कर देते हैं, एक अच्छा कैच कर लेते हैं। तो भारतीय क्रिकेट की रिक्वायरमेंट ये नहीं है। क्रिकेट की रिक्वायरमेंट ये है कि आप प्रोफेशनल हैं, पहले ये डिसाइड करें कि आप बॉलिंग ऑलराउंडर हैं कि बैटिंग ऑलराउंडर हैं। यहाँ पर यही समझ में नहीं आता पाकिस्तान टीम को सिलेक्ट करने में कि इनको एज ए बैटिंग ऑलराउंडर सिलेक्ट कर रहे हैं, एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर सिलेक्ट कर रहे हैं, या ये एक अच्छे फील्डर हैं और इनको नायब कप्तान बना दिया। मेरी तो कोई अकल फेल हो जाती है कि इनको किस वजूहत पे और किसकी बिना पे इनको वाइस कप्तान, किस बिना पर इन्हें वाइस कप्तान बनाया गया है। अनवारुल हक साहब हमारे साथ ही रहे। जावेद इकबाल भट्टी साहब, बात हो रही है यहाँ शादाब की, बात हो रही है यहाँ जाहिद महमूद की, बात हो रही है यहाँ शाहनवाज धानी की, क्या कहेंगे इन तीनों प्लेयर्स के हवाले से? अनवारुल हक साहब कह रहे हैं कि बहुत से प्लेयर्स का हक मारा जा रहा है, शायद लाइकिंग डिसलाइकिंग के हवाले से। बिल्कुल मोहन भाई, देखिए लाइकिंग डिसलाइकिंग तो एक अलग मैटर है। जैसे आपने बताया अभी, जैसे समी की बात हो रही थी, आपको पता वो टाइम जो वकार यूनुस वसीम अकरम का टाइम था, देखें इनकी एक लॉबी होती, वो अपने मुकाबिल कोई भी प्लेयर ऐसा होता है, वो टीम तो दूर की बात वो डग आउट में नहीं आने देते। इसी तरीके से शाहनवाज धानी के साथ भी यही हुआ है कि वो बेचारा परफॉर्मेंस दे के यानी कि डोमेस्टिक में थक गया जितनी, और फिर शाहिद के साथ जब वो गया तब भी उसकी परफॉर्मेंस, लेकिन आपने उसको कभी टीम में नहीं किया। जाहिद महमूद के साथ भी यही सिलसिला, आप शादाब को खिलाए जा रहे हैं, परफॉर्मेंस देखें। जब भी अनवर भाई बात कर रहे थे, एक अच्छा कैच पकड़ लिया या 20-25 रन करके 2 आउट कर दिए, ये कोई परफॉर्मेंस नहीं, एक तसलसल जो होता है। एक देखें अभी वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, आप बैटिंग ऑलराउंडर के रूप में जो है टीम में शामिल हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हक तो हर किसी का हर दौर में मारा जा सका। असल जो लॉबीज बनी होती हैं वो चाहे स्पिनर्स की हो या फास्ट बॉलर्स की हो, आपको पता है कि जब उनका दिन होता है, उनका टाइम चल रहा होता है, तो वो अपनी जगह टीम में शामिल होना तो दरकिनार, वो डग आउट में नहीं दाखिल होने देते। ये एक माफिया होती है, माफिया जो सिलसिलेवार ये चलती आ रही है शुरू दिन से और आज तक चलती हुई आ रही है। अभी जैसे आपने शादाब की बात की, उनको नायब कप्तान बना दिया, ठीक है, आपने नायब कप्तान बना दिया। अभी आपने बताया थोड़े दिन की बात है, अगर 1 या 2 मैच आगा के अगर सही ना हुए तो इनका मतलब है कि आपको कप्तान बनाया जो है शादाब की शक्ल में नजर आ जाएगा। इन सारी चीज़ों पर लॉबिंग हो रही है, ये चीज़ें जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आगे चलकर नुकसानदायक है। तो इस पे जो है क्रिकेट बोर्ड
बोर्ड को संजीदगी से सोचना चाहिए कि जो प्लेयर परफॉर्म कर रहा है उन्हें आप आगे लेकर आए, ना कि आप 10 साल 15 साल जो खेल चुका है उसका कमबैक करवा दिया और उसके बाद जो है उनकी कलाइयों में वो चीज नहीं है जो आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में रिक्वायर्ड है। ठीक है, आप लीग्स खेल रहे हैं, लीग्स में तो आपको पता है जिस तरीके की लीग्स हो रही है, विकेट तो फास्ट बॉलर को भी मिल रही है, स्पिनर्स को भी मिल रही है। तो ये जो है पाकिस्तान क्रिकेट को इस पे बहुत ज्यादा गौर करने की जरूरत है। चले, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस तरह गौर करने की जरूरत है। अनवारुल हक साहब, लाइकिंग डिसलाइकिंग, कप्तान बन जाते हैं, वाइस कप्तान बन जाते हैं और तवील अरसा क्रिकेट से दूर रहते हैं, एंट्री होती है वाइस कप्तान के तौर पर, परफॉर्मेंस मिली जुली रहती है और अगर उससे बेहतर किसी की हक तलफी हो रही है तो मैं समझता हूं कि कुछ उसामा मीर भी हैं उनमें शामिल हैं जिनके साथ मैं समझता हूं कि जातियों का सिलसिला उनके साथ भी जारी है। कोई प्लेयर अगर काउंटी क्रिकेट खेलने जा रहा है तो उसके अंदर कुछ तो एबिलिटी होगी जिसके बाइस वो काउंटी क्रिकेट खेल रहा है, तो उसामा भी उन्हीं में से एक है। उसामा के लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल, वो इज अ कंप्लीट ऑलराउंडर, ही इज कंप्लीट ऑलराउंडर, ही इज अ वेरी गुड बॉलर और वो अच्छा फील्डर भी है और बैटिंग भी बहुत अच्छी करता है। मगर चूंकि वो लाइकिंग डिसलाइकिंग वाला मैटर और वही वाला फैक्टर आता है तो वो अगर उनसे एक ओवर अच्छा एक खराब ओवर हो जाएगा ना तो वो उसको इतना हाईलाइट करेंगे कि वो उसका कैरियर को नीचे ले आएंगे। इनसे अगर 4 ओवर खराब हो जाएंगे ना तो पाकिस्तान कुछ भी नहीं कहेगा, पाकिस्तान के सिलेक्टर्स उनको फिर दोबारा खिला देंगे। इनको कप्तान बना के अफगानिस्तान की जो सीरीज हुई थी इनमें कप्तान बना के इनको भेज दिया गया। यार बात यह है कि कोई अकल का सौदा अकल की कर रहे हैं। खुदारा पाकिस्तान क्रिकेट को तबाही से बचाएं। यही 5-6 लोग घूम फिर के चले आ रहे होते हैं। आप मुझे समझ में आता, पहले लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोगों से ये पूछेंगे इनको बैटिंग ऑलराउंडर लेते हैं या बॉलिंग ऑलराउंडर लेते हैं। इनकी पहले ये क्लैरिफिकेशन जरूर ले लें कि ये एज ए व्हाट इज प्लेइंग। आप इनका फर्स्ट क्लास क्रिकेट का रिकॉर्ड उठा के देखें, इन्होंने कितने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है। मैं कहता हूं कि चलें, इनमें सलाहियत है, इनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाएं, ये 4 दिन की क्रिकेट खेलें ताकि इनको मजहब इनको पता चले कि क्रिकेट होती क्या है। ये 20 ओवर की जो क्रिकेट होती है ना, 2 ओवर का स्पेल कर लिया फिर 2 ओवर का स्पेल कर लिया। कभी आप ऐसे टाइम पे आके स्लॉप कर रहे हैं, लड़के स्लॉप करने में यकीनन मिस हिट होती है, आउट हो जाते हैं तो नाम आ जाए बॉलर का कि 2 आउट कर दिए। ये भी देखना पड़ता है कि आपने आउट किस तरह किए हैं, किसी सेट बैट्समैन को आउट किए हैं या उस वक्त आउट किए हैं कि जिस वक्त टीम की रिक्वायरमेंट होती है मारने की। जब वो लोग अपोनेंट जो स्ट्राइक करते हैं मारने पे आते हैं तो उसमें मिस हिट भी हो जाती है, उसमें लड़के आउट कर लेते हैं तो इनका भी नाम उसमें आ जाता है। 2 आउट कर दिए, 26 रन कर दिए, ऑलराउंडर की लिस्ट में इनका नाम आ जाता है। तो मैं बड़ा हैरान हूँ इस बात के ऊपर कि यार खुदारा कोई तो यार पाकिस्तान चले कोई तो हो जो पाकिस्तान क्रिकेट की साख्त को बेहतर करने की कोशिश करे। चले थोड़ा सा गैर मुल्की क्रिकेटर्स पे आते हैं। महाराज के हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं और जिन्होंने 200 विकेटें मुकम्मल कर ली हैं जनूबी अफ्रीका की जानिब से और पहले स्पिनर्स भी बन गए। इससे कबल अगर हम देखें तो डेल स्टन जो जनूबी अफ्रीका के फास्ट बॉलर है, 439 विकेटें जनूबी अफ्रीका की जानिब से इंटरनेशनल कैरियर के अंदर रहने का रिकॉर्ड उन्होंने अपने पास रखा हुआ है। महाराज को बड़ा सपोर्ट रहा जनूबी अफ्रीकन टीम का और जिस किस्म की परफॉर्मेंस महाराज केशु महराज की रही है, आप समझते एक जीनियन मैं समझता हूँ कि इस वक्त वो ऐसे स्पिनर्स के रूप में सामने आया और कई फतूहात में बड़ा अहम रोल महाराज कराया जनूबी अफ्रीका के लिए। नहीं देखें, वो जेन्युइन स्पिनर है, आप जिसको कह सकते हैं ना कि ही इज अ जेन्युइन लेफ्ट आर्म स्पिनर और उसने परफॉर्मेंस दे के और हर कितनी दफा उसने मैच को टर्न किया है और उसको आप कह सकते हैं कि वो इज अ जेन्युइन लेफ्ट आर्म स्पिनर और वो परफॉर्मेंस भी दे रहा है। देखिए वहाँ पे ये नहीं दिख रहा है कि वो इंडियन है कि पाकिस्तानी है कि हिंदुस्तानी है कि वो साउथ अफ्रीकन है कि वेस्ट इंडियन है। बात ये कि वहाँ पे फेयर चांस मिलता है। वहाँ पे आपका इमरान ताहिर कितने अरसे क्रिकेट खेला है, उसे पाकिस्तान ने नहीं खिलाया ना, उसने वहाँ पे दुनिया में नाम पैदा किया। अब ये केशु महाराज है, ये आउट करे, 200 आउट करना कोई मजाक बात नहीं होती। स्पिनर्स के लिए एक मायने रखती है, नाम होता है और वो अभी आगे और क्रिकेट में और अभी उसने सिर्फ 59 टेस्ट मैचेस खेले। मैं कह रहा हूँ अभी आगे वो और ये 50 मैच खेलेगा तो वो 400 आउट कर लेगा। 59 50 तो क्रॉस कर दिया, 59 हाँ नहीं 59 का मैच खेल गया। मैं ये कहता हूँ कि और ये 10-20-25 मैच और खेलेगा तो ये 100 विकेटें और ले लेगा। चाहे 100 विकेटें मजीद ले। केशु महराज पे आऊँ और जिस तरह हम देखते हैं कि उनको कई मौके पे मैचेस से ड्रॉप भी किया गया, लेकिन जब उनके दिल से कोई ऐसी बात नहीं लगी, अपनी कौमी टीम के लिए वो जज्बा रखते हैं, जब उन्हें मौका मिला
सरप्राइज दिया और टीम को जिताने में अहम रोल अदा किया यहाँ पर महाराज ने। तो आप समझते हैं बड़ा सब्र तहमुल रखते हैं महाराज, और जिस किस्म की कारकर्दगी उनकी पिछले 2 सालों से जारी है, आप समझते हैं कि इसमें बड़ा रोल रहा है जनूबी अफ्रीका के फतह में? बिल्कुल केशु महाराज, जिस तरीके से आपको, इसमें कोई शक नहीं है कि देखिए वहाँ पे भी सियासत तो दुनिया के तमाम मुल्कों में होती है, कहीं पे बहुत ज्यादा होती है, कहीं कम होती है, मगर ये कहीं ना कहीं लाइकिंग डिसलाइकिंग का एलिमेंट वहाँ पे भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, इंग्लैंड में भी है, साउथ अफ्रीका में कुछ हमारी तरह का मिलता जुलता, कुछ उनका थोड़ा बहुत ये वाला मामला उनके भी है, लाइकिंग डिसलाइकिंग वाला बहुत है। चलो लाइकिंग डिसलाइकिंग है। जावेद साहब आपसे भी यही मैं सवाल करना चाहूंगा। अनवर साहब हमारे साथ ही रहिए टेलीफोन लाइन पे। जावेद साहब क्या कहेंगे महाराज के हवाले से? बिल्कुल, जिस तरीके से केशु महाराज आपको पता है थ्रू आउट जब से वो साउथ अफ्रीका की टीम में शामिल हुए हैं वो परफॉर्मेंस देता हुआ आ रहा है। देखें 35 साल की एज में और इस तरह की परफॉर्मेंस 200 विकेटें 59वें मैच में पूरी कर ली। अभी बुलवायो में उन्होंने कल ही जो है 200 विकेटें मुकम्मल की हैं। तो केशु महाराज बहुत ही पीसफुल तरीके का प्लेयर है और परफॉर्मेंस देखें अक्सर व बेशतर साउथ अफ्रीका को ऐसे मुश्किल वक्त में उसने जो है ब्रेक थ्रू दिलवाया है जब टीम को उसकी ज़रूरत होती है। अभी आप हाल ही में साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल देख लें, उनमें उनका कोई किरदार नहीं था, लेकिन एज ए टीम मैट जिस तरीके से वो टीम के साथ जैल हो रहा था, और जैसे अभी आपने कहा कि बहुत सब्र शुक्र वाला प्लेयर है और साउथ अफ्रीका की टीम ने जो उन पर बहुत ज़्यादा एतमाद किया। देखें अगर क्रिकेट बोर्ड आप पे एतमाद करता है, आपकी सलाहियतों को देखकर जो है आपको सिलेक्ट करता है, तो आप जो है परफॉर्मेंस जो है बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं। यही केशु महाराज है। जैसे अभी अनवर कह रहा था कि अभी अगर 4-5 टेस्ट और खेलता है तो इसको विकेट की तादाद बहुत जल्दी हो जाएगी। तरफ अनवर साहब है, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जिन स्पिनर्स जो होते हैं उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और मैं समझता हूँ सकलैन और सईद अजमल के बाद पाकिस्तान के पास कोई ऐसा जीनियन स्पिनर नहीं आया जो 4-5 विकेटें आपको दरमियान में लेकर दिखाता हुआ नजर आए। अब इस चीज की कमी नजर आ रही है पाकिस्तान टीम के अंदर? बिल्कुल कमी नजर आ रही है। उसके अंदर सारा ब्लेम मैं इसमें जो है ना इनको दूंगा, मुश्ताक अहमद को भी दूंगा और सकलैन मुश्ताक को भी दूंगा कि उन्होंने अपने टेन्योर के अंदर ये चीफ सेलेक्टर भी रहा है, कोच भी रहा है, हेड कोच भी रहा है, इन्होंने कोई स्पिनर तैयार नहीं किया यार। कोई इनको पाकिस्तान के अंदर कोई क्रिकेट मतलब इतनी सर्किट के अंदर पाकिस्तान में इतनी डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, इनको कोई प्लेयर ही नजर नहीं आया, कोई ऑफ स्पिनर लेग स्पिनर, ऐसा हो नहीं सकता। बात यह है कि वही वाली बात आती है, फिर मैं खुदा ना खासा जबान से गलत बात निकल जाएगी, ये चाहते ही नहीं थे, ये चाहते ही नहीं है कि किसी ऐसे बात प्लेयर बनाए जाते हैं। जिस तरह अभी इन्होंने बात की ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने प्लेयरों पर फेथ करना चाहिए। आप जब तक फेथ नहीं देंगे, जब उनको कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, तो कभी भी कोई प्लेयर बनता नहीं है। चले कभी भी कोई प्लेयर बनता नहीं है। अनवारुल हक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का, और जिस अंदाज में आप बात कर रहे हैं, खुलकर बात करते हैं हमारे शो के अंदर अनवारुल हक साहब, और वो कह रहे हैं कि फेस देने की जरूरत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो लड़के परफॉर्म कर रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका अनवारुल हक साहब, और उसके साथ साथ इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए भी कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक। और हम बात कर रहे थे इस वक्त क्रिकेट के हवाले से, काफ़ी बातें हो गई हैं, और पाकिस्तान टीम के हवाले से भी हम बात कर रहे थे, केशु महराज के हवाले से भी हमने काफ़ी बातें की, और फिर एशिया कप का इनेकाद होना है उस पर भी बातें रही हैं। लेकिन साथ साथ है क्योंकि पाकिस्तान हॉकी टीम की कारकर्दगी का तसल्सुल कुछ बेहतर हुआ है, कुछ अच्छे प्लेयर्स निकल कर सामने आए हैं जिन्होंने नेशनल हॉकी कप के अंदर पाकिस्तान को फतवात में बड़ा अहम रोल अदा किया। लेकिन कुछ ऐसे स्टेडियम्स हैं जिन्हें यकीनन जो तामीर करने के लिए वक्त मिला, उससे अच्छे प्लेयर्स निकले, लेकिन शायद अब इस पे काम होता हुआ, बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सब सहूलियात के हवाले से हम आज बात भी करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जदीद हॉकी स्टेडियम मंजूरुल हसन हॉकी स्टेडियम तामीर हुआ था 2022 के अंदर, और फिर जिस तरह पिछले साल इसका इफ्तिताह हुआ, उसके बाद कई प्लेयर पाकिस्तान को मिले वहाँ पर, जूनियर सतह पर, सीनियर सतह पर, लेकिन शायद सब बदहाली का शिकार नज़र आ रहा है। क्या वजूहत हैं, किस पे क्यों बंद किया जा रहा है, इन सब सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे
साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं ओलंपियन रशीदुल हसन साहब है। रशीदुल हसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। जदीद हॉकी ओलंपियन मंजूरुल हसन जो हॉकी एकेडमी है, क्या वजूहत है कि इसको बंद करने का फैसला किया जा रहा है? जी, ये बड़ी एक अनहोनी सी बात है और बड़ी हैरानकुन बात है, परेशानी वाली बात है कि एक मुनज़्ज़म अदारे के अंदर एक प्रोजेक्ट जो है अब तश्कील पाया, जिसमें 2 एयरक्राफ्ट लगी, बेहतरीन हॉस्टल, बच्चों के रहने के इंतजामात और उसके साथ साथ उनकी तालीम के अखराजात, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बच्चों के दाखिला, और फिर उनको 15,000 पर मंथ पॉकेट मनी मिलती थी और खाना पीना बिल्कुल फ्री था। और बच्चे बहुत खुश थे। 35 बच्चे अपना सिलेक्ट किए थे ऑल ओवर द पाकिस्तान। उनके ट्रायल्स हुए थे, बाकायदा सिलेक्शन कमेटी तश्कील दी गई थी और ये प्रोजेक्ट को शुरू हुए अभी साल ही हुआ था तो इसने अपना रिजल्ट दिखाने शुरू किए और उसके कुछ बच्चे कैंप में आए, पहले भी रहे, लेकिन इस दफा जो अंडर 18 टीम जो आज जा रही है चाइना खेलने के लिए, 3 बच्चे अपना जो है सिलेक्ट हुए। तो इसी से अंदाजा लगाएं कि ये अपना कितनी सक्सेसफुल है, क्योंकि इसके पीछे आर्मी एक मुनज़्ज़म अदारा है, बिल्कुल डिसिप्लिन को, जिनका ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड करेक्टर अच्छा था, उनकी सिलेक्शन की गई, उनका कोचिंग पैनल बनाया गया और उसके बाद ये बच्चों ने ट्रेनिंग की, सुबह शाम ट्रेनिंग करते थे, लेकिन अचानक एकदम इसका ऑर्डर आया कि इसको खत्म किया जा रहा है। इसके बिहाइंड तो हम कुछ नहीं कह सकते किसने किया है या नहीं, लेकिन जाहिर है जिन्होंने इस इदारे को बनाया था वो रजीम चेंज हो गई है, वो आर्मी चीफ भी चेंज हो गए, दूसरे लोग भी चेंज हो गए और बहुत सारे लोग आ गए, कोर भी चेंज हो गए। तो फिर जो हमारे कुछ ओलंपियन है, जो माफिया है पाकिस्तान में, उनकी आंख में ये खटक रहा था, क्योंकि वो हर जगह अपना पांव डालना चाहते हैं, हाथ डालना चाहते हैं, हर जगह पे अपना करप्शन करना चाहते हैं। वो किसी भी सूरत इन कोचेस के होते हुए तो वो मुमकिन नहीं हो सकता था। काफी अरसा से लगे हुए थे कि किसी तरीके को परिस्थिति पर कब्जा किया जाए। अल्टीमेटली पाकिस्तान आर्मी ने डिसाइड किया, DHA ने डिसाइड किया कि इसको अपना जो है बंद ही कर देना चाहिए, जो कि बहुत ही अफसोसनाक अमर है। अच्छा, जो अफसोसनाक अमर है, लेकिन जहां से आपके पास है, एक तो हॉकी के प्लेयर्स अच्छे निकल कर नहीं आ रहे, जो एकेडमी जो है 2 से 5 प्लेयर्स पाकिस्तान के लिए निकाल कर दे रही है, सीनियर जूनियर दोनों के लिए, वहां पर अगर उस जदीद हॉकी स्टेडियम एकेडमी को बंद कर दिया जाएगा तो जो हम बातें करते हैं ना कि ग्रास रूट लेवल से अच्छे प्लेयर्स नहीं आ रहे, हॉकी की बेहतरी नहीं हो रही है, कुछ अच्छी कारकर्दगी अभी पाकिस्तान टीम ने नेशनल हॉकी कप में दिखाई, कुछ अच्छे फैसले होते रहे, तो अब शायद यहां पर अगर ऐसे फैसले होते रहेंगे तो प्लेयर्स कहां जाएंगे फिर? बस मैं वही तो कह रहा हूं ना कि ये अपना अभी स्टार्ट ही हुआ था, इससे रिजल्ट आने शुरू हुए थे। हालांकि दुनिया भर में कोई एक इदारा अगर किसी भी फील्ड में, किसी भी स्पोर्ट्स में कोई एकेडमी बनाता है, उसके बच्चों को ट्रेनिंग देता है, उसका रिजल्ट आना शुरू होता है, तो 5-7 और जो है इस तरह के जो अपना डिपार्टमेंट है, इदारे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में DHA पूरे मुल्क में फैले हुए हैं, हर जगह पे DHA अपना बने हुए हैं। तो अगर 5-6 और बन जाए तो आप फिर यकीन करेंगे किस तरह का अपना, और फिर पाकिस्तान के लिए 5 प्लेयर, जो इसमें से अगर मैं बात करूं 2-3 प्लेयर्स तो ओमान और जर्मनी के खिलाफ भी मैच खेल चुके हैं। जी बिल्कुल, पहले खेल चुके हैं, जब जर्मनी और ओमान की टीम आई थी उसके खिलाफ भी खेल चुके हैं, फिर 5 बच्चे कैंप में भी रहे हैं। लेकिन इस दफा अपने 3 बच्चों की सिलेक्शन हुई है, जो अभी अंडर 18 टीम सिलेक्ट हुई है, वो शायद आज रवाना होगी चीन के लिए। तो यही तो सारा मसला है, क्योंकि कुछ लोग देखते नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे ओलंपियन ही हैं जो माफिया है, जिनको एक आंख नहीं पाता कि जो ईमानदारी और मुल्क के लिए काम कर रहा हो तो वो हर जगह रोड़े अटकाते हैं। ये हमारा मसला है, ये हमारे ओलंपियन का मसला है। जब तक ये माफिया खत्म नहीं होगा, सबको पता है और नाम लेने की जरूरत नहीं है, और इंशाल्लाह एक दिन आएगा ये माफिया खत्म होगा तो पाकिस्तान की हॉकी बेहतरी की तरफ जाएगी। अच्छा, रशीदुल हसन साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं, और जिस किस्म की हम जो बातें करते हैं ना, और आप भी कह रहे हैं, इसका जिम्मेदार आप ओलंपियन को भी कह रहे हैं, खुद आप भी ओलंपियन हैं, और कुछ ऐसे ओलंपियंस भी हैं, कुछ ऐसा लगता है कि हॉकी की बेहतरी नहीं चाहते हैं, लेकिन जो कारकर्दगी का तसलसल है ना मौजूदा टीम का इस वक्त, आप समझते हैं कुछ बेहतरी है पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए? मजीद बेहतरी करने की गुंजाइश है इसमें? देखिए, बीइंग ओलंपियन, एक कामयाब ओलंपियन के आप समझते हैं कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है, तो मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता। यहाँ पे टीमें कोई 10वें नंबर की है, कोई 12वें नंबर की है, कोई 15वें नंबर की है, ठीक है। और ये नेशनल कप है, ये क्वालिफाइंग राउंड था प्रो लीग के लिए, लेकिन वो नहीं कर सके।
अब 4 मैच में से अगर एक मैच आप जीते हैं, बाकी 2 हारते हैं, एक ड्रॉ करते, तो आप कहाँ की कारकर्दगी है? सेमीफाइनल में पहुंच गए, फाइनल में पहुंच गए, वो एक अलहदा बात है, लेकिन इनको हर हाल में ये जीतना चाहिए। तो फिर प्रो लीग में अगर परफॉर्मेंस देते बड़ी टीमें जहाँ ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, हॉलैंड वगैरह हैं, तो फिर हम कहते कि पाकिस्तान की टीम बहुत बेहतर खेल रही है। एनीहाउ, अगर ये जाहिर है आजकल जो मीडिया का दौर है वो यही देखता है कि सिल्वर मेडल ले लिया, फाइनल में पहुंच गए, लेकिन वो कारकर्दगी ऐसी नहीं है कि जिसके ऊपर बहुत ज्यादा इसको अपना उछाला जाए। क्योंकि मैं हॉकी खुद खेला हुआ, पूरी कामयाबी से खेला हुआ, हमें तो किसी हमारे लेवल का जो भी ओलंपियन होगा इस कारकर्दगी को बहुत बढ़ा चढ़ा कर नहीं पेश करेगा, लेकिन जो फेडरेशन वाले हैं इसको बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं कि पता नहीं कौन सा तीर मार दिया है, और यही बच्चों के ऊपर असर पड़ता है। वो सिर्फ ये समझते हैं कि हमने जो अचीव करना था वो कर लिया है। भाई उनको समझाओ कि आपकी जगह ये नहीं है कि आप नेशन कप खेल रहे हो, क्वालिफाई करने के लिए 10वें, 12वें, 14वें, 15वें नंबर की टीम है, तो आप उसके ऊपर छलांगे लगाए। बहरहाल एक अच्छी कोशिश थी, लेकिन इसको बहुत ज्यादा उछाला नहीं जा सकता कि बहुत अच्छी कारकर्दगी। अच्छा, कुछ यहाँ पर भी तो जातियां रही हैं, जिस तरह कप्तान को बुलाया जाता है, फिर कप्तान खुद एक अमाउंट से जो है एतराज कर कर चले जाते हैं, तो यहाँ पर भी उनके साथ तो जातियों का सिलसिला जारी है हॉकी टीम के साथ। नहीं, हॉकी के बच्चों के साथ तो बहुत हमदर्दी है। मैं तो गाहे बगाहे बोलता रहता हूँ कि इनको डेली अलाउंसेस टाइम पे मिलना चाहिए, इनके किक का सेंटर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, इनको हर तरह की अपना जो है उनकी ग़िज़ा का ख्याल रखना चाहिए, उनकी अपना आराम का ख्याल रखना चाहिए, उनकी नौकरियों का ख्याल करना चाहिए। ये सारे जो फर्ज हैं ये फेडरेशन की उनको कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो रहा। एक हम इकट्ठे होते हैं एक टूर्नामेंट के लिए, हम यही सोचते हैं कि हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे तो हम अपना जो है ढोल बजाना शुरू कर देंगे कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया। मेरी आज भी सारी हमदर्दियां पाकिस्तान के प्लेयर के साथ हैं जो बगैर डेरी अलाउंसेस के, जो उनको नहीं मिलते उसके बगैर भी अगर सब्र हलाली परचम बुलंद करने की कोशिश करते हैं, तो ये बहुत बड़े क्रेडिट है इन बच्चों के लिए। चले, बहुत बड़े क्रेडिट है इन बच्चों के लिए भी आप कह रहे हैं, और साथ साथ बाकी क्रेडिट देना चाहिए कि जिन्हें डेली अनाउंस भी नहीं मिलता, उसके बावजूद वो अपने खदमात अंजाम दे रहे होते हैं, सच्चे लगन के साथ ग्राउंड में मुकाबला कर रहे होते हैं, मुखालिफ टीम को शिकस्त देने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। और रशीदुल हसन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। और जिस तरह बात हो रही थी यहाँ पर हॉकी के हवाले से, तो जज साहब आखिरी 1 मिनट रह गया, मैं आपसे ज़रूर हॉकी के हवाले से पूछना चाहूँगा। जिस तरह जातियों का सिलसिला क्रिकेट में है, क्रिकेटर्स के साथ, वहाँ तो हॉकी प्लेयर्स के साथ भी है मौजूदा, क्योंकि हॉकी टीम अच्छी परफॉर्मेंस देती है, लेकिन आज भी वो महरूम है डेली अनाउंस से। मोइन भाई, अभी देखें आपने बातें सुन ली, ओलंपियन की बातें सुन ली, बिल्कुल पाकिस्तान के प्रेस के साथ हॉकी। देखिए, हॉकी जो है सिर्फ हमारा कौमी खेल नहीं है, ये हमारी सकाफत, एक तहजीब थी। जिस तरीके से हमने दुनिया का कोई भी बड़ा जो इवेंट है वो नहीं, हमने सब इवेंट जीते हुए थे। ये एक टाइम था, एक सुनहरी टाइम था पाकिस्तान हॉकी का। लेकिन जैसे अभी आपस की चपकलस जो ओलंपियंस हैं उनकी आपस में ही चपकलस चल रही, उनकी आपस में नहीं बनती। देखिए, प्लेयर जो है खाली पेट खाली जेब आपको रिजल्ट जो देना चाह रहे हैं वो अपनी इस्तात से ज्यादा रिजल्ट दे रहे हैं। लेकिन जैसे अभी बात हो रही थी कि प्रो लीग में अगर आपने क्वालिफाई करना था, नेशंस कप में यही था कि प्रो लीग के लिए क्वालिफाई करना है, और वहां से जो है आपके सामने बड़ी टीमें आती, वहां से आपको जो है रैंकिंग में बेहतरी होती। लेकिन ये है कि इन्होंने प्रो लीग के लिए जो है क्वालिफाई नहीं किया, लेकिन अभी भी मसाइल सारे वही पैसों का मसाइल है, महदूद है। और क्योंकि टाइम भी कह दिया गया कि एंड की तरफ है बिल्कुल, और बात ये यहाँ हो रही थी कि कौमी खेल हॉकी को मज़ीद बेहतर किया जाए। जो जदीद हॉकी स्टेडियम है उन पर भी आज हम बात कर रहे थे कि उन्हें क्यों बंद किया जा रहा है, और इसके लिए हमारे साथ रशीदुल हसन साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे, ओलंपियन हैं हॉकी के, और जिस किस्म के अंदाज में उन्होंने कहा कि जहाँ से आपके पास ग्रास रूट लेवल से अच्छे प्लेयर्स निकल रहे हैं हॉकी के, 3 से 4 प्लेयर्स आपके पास आ रहे हैं, कौमी और सीनियर टीम, जूनियर टीम के लिए पाकिस्तान के लिए सिलेक्शन हो रही है एकेडमी से बच्चों के लिए, तो एक ख़ास चीज़ ये होती है कि उन बच्चों को मज़ीद प्रमोट किया जाए, बजाय इसके कि वो जो हॉकी एकेडमी है उसे बंद कराया जाए। तो यकीनन इस तरह भी जो है ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है हुकूमत को भी, और साथ साथ है जो हॉकी फेडरेशन को भी, कि ऐसे इक़दाम ना करें जहाँ से हॉकी ख़त्म होती हुई दिखाई दे। जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।